इससे शुरुआत करते हैं। अब ये मुलाकात जो हुई है 40 मिनट तक चली और काफी सकारात्मक अपडेट इससे आए हैं। आपको लगता है कि जो दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की एक नई शुरुआत यहां पर हो रही है, इससे जल्दी बेहतर होंगी चीजें? बिल्कुल मुझे लगता है कि इसको एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा सकता है। आप चाहे उनकी लैंग्वेज पर ध्यान दें या उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें, दोनों नेताओं की आपस में जिस तरह से बातचीत हुई है, उससे लगता है कि अब रिश्तों में बिल्कुल बदलाव आने की उम्मीद कर सकते हैं। अ, किसी भी दो राष्ट्रों में कई मुद्दे होते हैं जो जिनको लेकर दोनों तरफ से इरिटेशन चिंताएं होती हैं, और उनको सुधारने का जो एक माहौल है या मूड है, वो तय करता है कि क्या उन चुनौतियों को, उन चिंताओं को वो किस तरह से सुधारेंगे। तो मुझे लगता है अब बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में जब दोनों राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र नेता आपस में बात करते हैं और गर्मजोशी से बात करते हैं और एक दूसरे के महत्व साझेदार होने का एक तरह से जिक्र करते हैं दोनों तरफ से, तो जो चिंताएं हैं, जो शंकाएं हैं, इरिटेशंस हैं, उनको सुधारा जा सकता है। लेकिन आपको और लगता है भारत कि और कनाडा। जो जो चिंताएं यहां पर जस्टिन ट्रूडो के टर्म में यहां पर पैदा हुई थी कनाडा की तरफ से, वो भी यहां पर हल होंगी, खासतौर पर खालिस्तान को लेकर जो इश्यू यहां पर हुए थे? बिल्कुल हल होंगी। ये मुद्दा जो खालिस्तान का है, ये काफी समय से उभर कर सामने आया है और ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है। और मुझे लगता है उसके पीछे वहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की कंपल्शंस भी रही पिछले 2 साल में। कोalition पॉलिटिक्स की वजह से, वहाँ की एनडीपी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के कोalition पार्टनर होने की वजह से। जी। तो अब नए परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि जो नए नेता हैं मार्क कार्नी, उनका पूरा व्यक्तिगत रुझान जो है इन सब मुद्दों को लेकर आपने देखा है कि अलग है। उन्होंने बार बार इस बात को समझाने की कोशिश की है कि जी। जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक तरफ है, पर दो देशों के रिश्ते जो हैं वो अलग हैं। उनको प्रिजनर नहीं, आप हॉस्टेज नहीं बना सकते एक मुद्दे की वजह से। और वो इन्वेस्टिगेशन चलेगा, पर भारत से रिश्ते भी लगातार बनाए जाएंगे। सर, क्योंकि निवेश की जो। हमने देखा है कि अगर भारत की बात की जाए तो कनाडा में काफी निवेश है, और कनाडा की बात की जाए तो भारत में बहुत निवेश है कनाडा का। अगर इस तौर पर अगर देखा जाए तो कनाडा के लिए भारत कितना जरूरी है? भारत आज मुझे लगता है सभी विकसित देशों को अपना विकास बनाए रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था ही नहीं, बल्कि बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं में सबसे तेजी वाले वृद्धि दर की आर्थिक व्यवस्था है, जिसमें बहुत बड़ी मार्केट है। और वहाँ व्यापार करने से, निवेश करने से तो उनको फायदा होगा ही, पर ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है और एक तरह से दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो उसका जो योगदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, अलग अलग देशों से हिस्सेदारी बनाने का, चाहे वो जैसे G7 की मीटिंग में जब प्रधानमंत्री आते हैं भारत के, तो वो ग्लोबल साउथ की वॉइस के नजरिए से वहां पेश होते हैं, न केवल भारत के नजरिए से पेश होते हैं। तो भारत का जो बदलता हुआ एक तरह से परिप्रेक्ष्य है, उससे भारत की छवि बदलती है, अपेक्षाएं जो भारत से हैं वो बदल जाती हैं। तो G7 के सभी राष्ट्र और खासकर कनाडा एक G7 में अकेला राष्ट्र है जिसमें पिछले 2 सालों से हिस्सेदारी और दोस्ती में थोड़ी सी खटास आई थी। मुझे लगता है उसमें बदलाव आएगा। बाकी 6 देश जो G7 के हैं, उनसे भारत से बड़ी अच्छी साझेदारी है, हिस्सेदारी है, रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो कनाडा भी उसी रास्ते चलकर मुझे लगता है जी। कि अब अपने संबंध है वो सुधारना चाहेगा। उससे दोनों देशों को फायदा होने वाला है। कनाडा से तकनीक का, निवेश का, व्यापार का हम्म। फायदा भारत को होगा। ठीक उसी तरह से भारत का भी निवेश बहुत है कनाडा में। जी। भारत की युवा पीढ़ी यहाँ आकर जो योगदान करती है, वो लगातार उसका योगदान कनाडा के अपने विकास में है। तो 2022 में जैसे कनाडा ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस की थी अपनी, जी। हिंद प्रशांत सागर की जो रणनीति है, उसमें कहा था कि सबसे बड़ा उनका जो हिस्सेदार होगा, दोस्त होगा, वो हिंद प्रशांत सागर में वो भारत होगा। तो वही बात मुझे लगता है उभर कर सामने आएगी कि दोनों बिल्कुल, के और ये रिश्ते। जो बात है बहुत अच्छी है कि चीजें अब एड्रेस कर रहा है कनाडा, इस बात की अहमियत को समझ रहा है कि भारत के साथ रिश्ते कितने महत्वपूर्ण है कनाडा के लिए भी।